नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज का है बड़ा दिन। और बड़ा दिन इस लिहाज से क्योंकि पहले चरण के मतदान को लेकर बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले यानी जनता के बीच जाकर वोट मांगने का आधार होता है किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र, उसका संकल्प पत्र, उसका मैनिफेस्टो। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से इसे जारी कर दिया गया है, लेकिन आज बीजेपी अब से थोड़ी ही देर बाद अपना मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र जारी करने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाएगा और आज की सबसे बड़ी खबर है 8:30 बजे तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे, राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं और बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी दफ्तर से यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। किस तरीके की तैयारी, फिर एक बार मोदी सरकार का जो बलून आपको इस वक्त नजर आ रहा है, यह है बीजेपी की तैयारी आज के इस बड़े ऐलान से ठीक पहले, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है, प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे चुके हैं, लेकिन उस 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जनता के बीच किन चुनावी वायदों के साथ बीजेपी जाने वाली है, आज उसका ऐलान होने वाला है। हर एक मन से प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी किस तरीके से घोषणा पत्र में रिफ्लेक्ट होगी वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी दफ्तर तैयार कर दिया गया है, सज धज कर बीजेपी दफ्तर तैयार है और अब से थोड़ी ही देर बाद मोदी की गारंटी का ऐलान होगा। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, ये बड़ा पिटारा है जो कि मोदी की गारंटी के तौर पर सामने आएगा, लेकिन सबसे पहले 2047 विजन के साथ बीजेपी के पिटारे से आज निकलने की संभावना किस बात की है? आपको पता है पूर्णिमा, ये जो पूरा संकल्प पत्र की कभी बात होती है, कभी न्याय पत्र, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इस बार जो मोदी की गारंटी का पत्र होगा उसको लेकर इतना उत्साह इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ मंचों से लेकिन घर घर जाकर ये बताया है कि हमने शौचालय दिया, शौचालय का वादा किया था, पूरा किया घर घर में। हमने राम मंदिर का वादा किया था, पूरा कर दिया। हमने जिस भी बात का वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है। और अब यही वजह है कि जो एक्साइटमेंट पूरा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अगले 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट के नाम पर क्या कुछ लेकर आती है। क्योंकि देखिए, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, कांग्रेस का घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र जरूर है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो बड़े इंसिडेंसेस हुए हैं उनके इर्द गिर्द उसको काउंटर करने के लिए वो पूरा घोषणा पत्र किया गया है। यहाँ तक कि 1 लाख महिलाएं जो हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात तक कही है। उसका फिस्कल और तमाम चीजें जो बात करें वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पूरा सज-धज के तैयार है, कल शाम से ही इसकी पूरी तैयारियां हैं और आसपास के जितने भी इलाके हैं, सड़कें हैं, क्योंकि ये बहुत हाई प्रायोरिटी वाला इलाका है तो वहां पर पुलिस तैनात है, अंदर भी पूरी तैयारी है और कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। हालांकि उसमें 1 घंटे का वक्त अभी है, लेकिन अब आपको बताएं कि ये गारंटी का जिक्र हर बार किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो पूरा कर दिया। ऐसी स्थिति में आज उन घोषणाएं क्या कुछ होती हैं जो ना सिर्फ अगले 5 साल तय करेंगी, ना सिर्फ देश की जो इकोनॉमी है वो तीसरे स्थान पे कैसे आएगी, कब तक आएगी, यहाँ तक कि जिस विजन डॉक्यूमेंट 2047 की आप बात कर रही हैं। क्योंकि भले ही हम जाति पे बात करें, वोट मांगे, तमाम मुद्दे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अपनी योजना और 10 साल के काम की बात कही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरीके से, हालांकि देखिए आज विपक्ष ये भी बात करेगा कि 15 लाख रुपए खाते की भी बात की थी कि पर खाता जाएगा, वो नहीं हुआ, तमाम मुद्दों की बात होगी। लेकिन आज ये बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट सामने आएगा। और जाहिर तौर पे जिन युवा की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं की बात करते हैं, इन तमाम जो लोगों की बात होती है, किसान की बात होती है, तो ये सारे वर्गों के इर्द गिर्द जब बात शुरू की गई तो कांग्रेस ने भी उनके इर्द गिर्द अपना घोषणा पत्र किया, लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द
ये घोषणा पत्र होने वाला है। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए 4 जातियां हैं, तो इन जातियों के इर्द गिर्द घोषणा पत्र होगा। किसानों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए और क्या लेकर आए जाएंगे, इसी तरीके से आज क्या कुछ होने वाला है, इसका इंटरेस्ट और इसका उत्साह सभी में बना हुआ है। और उसकी तस्वीरें भी बीजेपी दफ्तर से अदिति देखने को मिल रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, यानी कि जो ज्ञान फैक्टर है जिसकी बात प्रधानमंत्री हर एक मंच से करते हैं, उस पर फोकस रहने वाला है। अदिति, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसके साथ ही घोषणा पत्र का जो टाइटल है वो मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 हो सकता है। और इस डॉक्यूमेंट के साथ बीजेपी अपना मैनिफेस्टो अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी दफ्तर में जारी करेगी। तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही मेहमानों का खास पैनल भी है, क्योंकि समझना होगा इस बात को। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में उन्हीं बातों का जिक्र करेगी जिनको वो पूरा कर पाएगी, यानी कि वादे वो जो अचीव किए जा सके इन अ गिवन टाइम स्पैन। और इसी पर फोकस बीजेपी करने वाली है। कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ चुका है। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि जनता के लिए कितने लोक लुभावन वायदे हैं और इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। नीतीश शर्मा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल लाल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, संजीव कौशिक जी स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और संजीव कौशिक जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, धारा 370 हो गई, आर्टिकल 370, राम मंदिर हो गया है, सीए का ऐलान हो चुका है, अब आगे क्या? विकसित भारत का विजन डॉक्यूमेंट 2047, कौन से वायदे जिनको 5 साल के अंदर बीजेपी पूरा करने की स्थिति में है, जिनको शामिल करेगी? आपने कहा विकसित भारत के लिए राम मंदिर अनिवार्य है, विकसित भारत के लिए 370 अनिवार्य है, 3 तलाक अनिवार्य है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसी को एक बार पढ़ लिया जाए तो सारी बातें शीशे के जैसे साफ हो जाएगी। आपने महंगाई की बात की थी, महंगाई की बात कर लीजिए। आपने रोजगार की बात की थी, रोजगार की बात कर लीजिए। आपने काले धन को वापस लाने की बात की थी, उसके बारे में बात कर लीजिए। आप लोग आप कह रहे थे कि जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार ये बात कि 4 लोग हैं हिंदुस्तान में, जाति से अलग है। किस हिंदुस्तान की बात कर रही हैं आप? जिस पार्टी में जाति के आधार पर, जिस पार्टी में धर्म के आधार पर, जिस पार्टी में वोटरों को ध्यान में रखते हुए नेताओं के लिए टिकट तय होता हो, उसको इस तरह से बरगलाना। देश की जनता को सरोकारी मुद्दों की बात कीजिए। कितने दिनों तक हिंदुस्तान की जनता को देश के प्रधानमंत्री मटन मछली में उलझाए रहेंगे? इससे आगे बढ़िए साहब। जो वादे आप कर रहे हैं, कम से कम सरोकारी मुद्दों की बात कीजिए, और देश की जनता उसी पे बात करना चाहती है। आपने 370 हटा दिया, स्वागत है उसका, लेकिन उससे हमारे सेहत पर क्या फर्क पड़ा? एक जो पूरे हिंदुस्तान का लोग है उसके सेहत पर क्या फर्क पड़ा? वहां के लोगों की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? जो कंडीशन आप बता रहे हैं संजीव सर, वो एक बहुत ही कहते हैं ना कि प्रॉपर कंडीशन है। जैसे कि मैंने कहा कि वो वायदे करेंगे जो वायदे पूरे किए जाए, और बेहतर होगा कि उन्हीं वायदों को शामिल किया जाए। जब 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनी, नीति जी सुनिएगा, तो जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र था उसमें 46% वायदे थे जो उन्होंने पूरे किए। फिर उसके बाद जब यूपीए 2 आई तो आंकड़ा बढ़ा, 64% का हुआ। ये अच्छा गैप, अच्छा इंक्रीमेंट काइंड ऑफ रहा। फिर 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों का 71%, 71% पूरा किया। लेकिन मैं कहती हूं कि जनता इस 71% से भी खुश क्यों हो? ये 100% होना चाहिए, और वही वायदे घोषणा पत्र में शामिल करने चाहिए। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, यहाँ पे आपने आंकड़ा दिया, और आप देखिए यूपीए 2 और एनडीए 1 का जो डिफरेंस आया है वो 7% का इजाफा ही आया है, यानी कि प्रोग्रेस दिख रही है। मेरे भाई बोल रहे हैं कि 370 धारा हटाने से क्या फ़र्क पड़ा। जाइए जाके देखिए जम्मू कश्मीर की क्या हालत है, जाइए वहाँ पे विकास देखिए, जाइए वहाँ पे देखिए कि किस प्रकार आज सेना वहाँ पे सुरक्षित है, वहाँ के लोग वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने आप को देश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहाँ पे जाके देखिए वहाँ पे इकोनॉमी किस तरीके से राइज कर रही है, वहाँ पे जाके देखिए कैसे वहाँ पे शांति बहाल है, वहाँ पे जाके देखिए कि कैसे तिरंगा लाल चौक पे आज लहरा रहा है जहाँ पे कभी पाकिस्तान का झंडा लहराता था। तो ये जो बात है, यहाँ पे 370 धारा की बात हुई है।
राम मंदिर की बात हुई है, सांस्कृतिक चेतना की बात हुई है, सांस्कृतिक विकास की बात हुई है। सांस्कृतिक चेतना के साथ विरासत और विकास दोनों का नाम लिया जा रहा है। अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ, सबसे पहले तो पूर्णिमा जी, ये राम मंदिर का केवल राम मंदिर नहीं है, काफी खाली नीति जी बस एक बार तस्वीर एलाबोरेट कर दूं, बस तस्वीर एलाबोरेट कर दूं, फिर आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। देखिए तैयारियां, कैमरे लग चुके हैं, ये बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ पीछे आपको स्क्रीन नजर आ रही है 24/7 फॉर 2047, यानी कि 7 दिन 24 घंटे 2047 का लक्ष्य। कम से कम ये एक झलक संकल्प पत्र की देखने को मिल रही है, जिस तरीके का होगा, जिसमें फिर एक बार मोदी सरकार का नारा, मोदी की गारंटी 2024, ये क्लियरली मंच पर नजर आ रहा है और जाहिर है। और ये बाहर की तस्वीरें एक बार फिर से देखते चलिए। अच्छा, इससे भी पहले आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि आज बाबा साहेब अंबेडकर जयंती है और इसी खास मौके पर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि बाबा साहेब अंबेडकर को जारी की गई है और इसी बीच में इसके भी बड़े वैसे मायने हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती का मौका, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। सौरभ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले सौरभ जी आपके पास आने से पहले राहुल लाल जी आपके पास आ जाती हूँ। नीति जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि पूर्णिमा जी, जो सांस्कृतिक चेतना का जागरण हुआ, कहीं ना कहीं भारत की अपनी जो आस्था है और आइडेंटिटी है, वो आज विश्व प्लेटफॉर्म पर आई है। जो गुलामी का प्रतीक हम अपने कंधों पे लेके चल रहे थे, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो, चाहे वो मुगलों का काल हो, उससे हमको निजात मिला है। और कहीं ना कहीं जो 360 डिग्री का विकास अयोध्या, मथुरा, काशी में हो रहा है, वो विकास की धारा से जुड़ रहे हैं। आप जाके देखिए अयोध्या वासियों को वहां पे किस प्रकार से रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं। छोटा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में बीजेपी को प्लस में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से। लेकिन मैं कहती हूं कि जो चुनावी घोषणा पत्र है राहुल लाल जी, अगर उसमें 2047 के विजन की बात हर एक मन से प्रधानमंत्री हो, वो कैसे भारत को विकसित किया जाए, कैसे भारत को एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लाकर खड़ा किया जाए, इसकी बात करते हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसका क्रेडिट बीजेपी को ऑन ग्राउंड मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपकी खुद की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट से बताती होंगी। धारा 370, कश्मीर में शांति, आतंकवाद का खत्म होना, पत्थरबाजी की घटनाओं का कम होना, इसका एक रिफ्लेक्शन क्लियरली सोसाइटी में और घाटी में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 2047 की विजन की बात करना, विकसित भारत की विकसित भारत बनाना और वहां पर अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करना, क्या बीजेपी के लिए ट्रिपल बोनांजा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी 2014 का घोषणा पत्र भी मेरे सामने में ही है। उस घोषणा पत्र का नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसमें जो तमाम वादे किए गए थे 2014 में, उसमें से कितने पूरे हुए हैं? उसमें वादा था क्या, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा था। और इस 10 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि भारत में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी से युवाओं को जूझना पड़ा, नंबर 1 चीज। नंबर 2, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात थी, ग्लोबल लीडर बनाने की बात थी। आज स्थिति क्या हो गई है? भूटान हमारे हाथ से बाहर, नेपाल जो कि पड़ोसी देश था, इस बीच में इस 10 वर्षों में देखा कि नेपाल ने गोलीबारी करके जो है कि भारतीय सीमा पे गोलीबारी की। भारत और नेपाल के संबंधों में किस प्रकार के तनाव आए, वहां पे किस प्रकार से चीन के हस्तक्षेप बढ़े। मालदीव अब हम लोगों को आंख दिखा रहा है। वहां से सोचिए कि उनके कहने पे भारतीय सेना को वहां से वापस हटाना पड़ा। तो विदेश नीति किस प्रकार की है वो तो देखिए स्पष्टता सामने में दिख रहा है। प्रधानमंत्री और इस विदेश नीति में अपनी राजनीतिक फायदे तलाशने की कौन कोशिश करता है विदेशी धरती पर जाकर? विदेशी धरती पर राजनीतिक फायदे तलाशने का प्रयास माननीय मैं ये बात राहुल लाल जी बार बार कहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। मैं ये बात लगातार हर बार कहती हूँ कि कभी भी मोदी विरोध के नाम पर ना देश के विरोध पर मत आ जाइए। हमेशा देश की संप्रभुता आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक भारतीय हूँ, आप एक भारतीय हैं, तो इसीलिए हमारे देश और हमारे देश की संप्रभुता हम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। उसमें ना मेरा कोई स्वार्थ होना चाहिए, ना आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ या मायने होने चाहिए। ना बिल्कुल आपके इस बात से सहमत हूं। बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है और आप एक बेहतर पत्रकार हैं, आप सड़क पर जाते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, तो इसीलिए लोगों की मन की बात तो बताइए स्क्रीन पर, क्या उनके मन में चल रहा है ये तो बताइए। जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की जुबान क्या कहती है वो छोड़ दीजिए, उसके लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को रख लेंगे। लेकिन आप ये बताइए जनता के मन की बात क्या है, कितने सुझाव आए ये बताइए जरा घोषणा पत्र के लिए जब मंगाए गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनवरी में, कितने वीडियो संदेश आए, नमो आपके जरिए कितने ज्यादा सुझाव आए ये बताइए, इसका तो डेटा रखा होगा आपने।
देखिए जनता क्या कह रही है मैं वो पहले बता देता हूँ। जनता खोज रही है स्मार्ट सिटी। गुजरात में 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले धोलेरा स्मार्ट सिटी उसको बोला था दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और वहां पे मैं पिछले साल ही गया था और वहां पे अभी भी पूरे धूल मिट्टी बिखरे हुए हैं वहां पे। तो स्मार्ट सिटी का कोई भी लक्षण नहीं है। अब बताइए प्रधानमंत्री को धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कितना समय चाहिए? 2007 से अब कुछ समय में 2027 हो जाएंगे। 2 सेकंड राहुल लाल जी दीजिएगा। अजय जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर सौरभ जी आपके पास भी आऊंगे। नहीं, मैं यही चीज़ कह रहा था कि जो तमाम 2014 के मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे रहे, स्मार्ट सिटी से संबंधित वादे रहे जो कि पूरे होते हुए नहीं दिखे। 2019 में अगर हम लोग आ जाएं तो उसमें बहुत जोश खरोश के साथ कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय डबल होगी। उससे संबंधित कोई चीज़ अब तो 2022 खत्म हुए, 2 साल बीत चुके हैं, किसान आंदोलन का एक लंबा समय व्यतीत हो चुका है, तो वो चीज़ें पूरी होती नहीं दिखी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, चूँकि आज 14 अप्रैल है और अंबेडकर की जयंती है, प्रधानमंत्री जी के जो एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम वो बयान को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि 400 पार नारे को लेके अनंत हेगड़े जी का बयान था कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर रोक लगाई कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन अभी भी उनके कई उम्मीदवार, जैसे नागौर में जो उनके प्रत्याशी हैं राजस्थान में, वो लगातार जो है कि वो दावा कर रही हैं कि 400 सीट हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए। जो इनके मंडी में जो है, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया ना, प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया ना कि बाबा साहेब स्वयं भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदला जाएगा, ये उन्होंने कह दिया ना। तो बात खत्म होती है उसके साथ। मैं कह रहा हूं बात खत्म होती है उसके साथ। अब ये थोड़ी होगा कि जब कोई बयान देगा प्रधानमंत्री फिर आएंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा हर बार तो क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा ना सर, ऐसे नहीं हो सकता। खैर, कमिंग बैक चुनावी घोषणा पत्र की बात हो रही है। अजय जी, जल्दी से समझना चाहूंगी क्योंकि इस बार 2047 विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गई, अब आगे क्या विकसित भारत की नींव बीजेपी को 400 पार की मजबूती इस घोषणा पत्र के जरिए देगा, और क्या क्या शामिल रहने की संभावना बीजेपी के घोषणा पत्र? पूर्णिमा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम घोषणा पत्र या शपथ पत्र या मैनिफेस्टो, इन तमाम चीज़ों से चाहते क्या हैं। आप देश के सामने एक खाका रखते हैं कि आप एक बतौर पार्टी अगर जीतते हैं तो आप क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या वायदे आपके हैं, देश को गति आप क्या देना चाहेंगे। सबसे बड़ा फ़र्क तो जो हमारे देश और बाकी देशों में है, हम अपने देश में जब घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं तो हम वहाँ पर सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, लेकिन घोषणा पत्र क्या सिर्फ देश के वेलफेयर स्कीम्स का ही एक लेखा जोखा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणा पत्र एक विजन डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर कोई भी देश अपनी विदेश नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपनी बातचीत, उसके साथ साथ तमाम देशों के साथ अपने संबंधों की बातचीत करता दिखाई देता है। इस परिपाटी को बदलना होगा, और इस परिपाटी को बदलने के लिए आपको 2047 की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक देश को आप तभी आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं जब आप उसके भविष्य की चर्चा करें, जब आप इन बातों पर चर्चा करें कि आप आर्थिक तौर पर किस तरह से एक महाशक्ति के तौर पर बनते हुए दिख सकते हैं, उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कैसे बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर किस तरीके से आप छाएंगे, और कैसे अभी तक आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उसके साथ साथ जब आप सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जिसके ऊपर लगातार पूरे देश में चर्चा होती रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इसे मुनासिब नहीं समझा। कई लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि अब इस पर और विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन जब तक पूरे देश में एक समान आधार नहीं होगा, एक समान कानून नहीं होगा, जब आप क्रिमिनल कोड सामान रख सकते हैं तो फिर सिविल कोड सामान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी तरक्की के रास्ते में बेड़ियां पड़ेंगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हम एक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र या शपथ पत्र को एक बहुत ही छोटे नजरिए में देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस छोटे नजरिए को एक विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी। अजय जी, बस एक बात ऐड, क्योंकि यूसीसी का आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कानून की हम बात करते हैं, 1989 में बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन इसकी पहली परिपाटी हमने 2024 और वो भी उत्तराखंड लिमिटेड देखी। अभी भी हम ओवरऑल पूरे देश में इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो तब 1989 में किया गया वादा, ऐसे ही राम मंदिर निर्माण का वादा 1991 में किया गया, पूरा कब हुआ? 2024 में पूरा हुआ। सीए 2019, 2024 में। अब 1984 में धारा 370 की बात की गई थी, 2019 में पूरा
हुआ, इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1996 की बात थी 2019 में। हम तो 5 साल का एक रोड मैप देते हैं ना कि आने वाले 5 साल आप हमें चुनेंगे, उस दौरान हम आपके लिए क्या करेंगे। तो ये जो लंबा गैप और इस तरीके का एक चलन चल रहा है कि एक बार वादा कर दिया वो सालों साल बाद पूरा हो तो कोई दिक्कत। पूर्णिमा, इसमें हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप बहुत बड़े वायदे कर रहे हैं जिनका दूरगामी नतीजा निकल कर आने वाला है, तो क्या आप महज 5 साल में इसे पूरा कर सकते हैं? राम मंदिर निर्माण का मसला अगर आप लेकर चलें तो ये कोर्ट में था। कोर्ट में लंबित मामले पर जब तक कोर्ट के जरिए इसकी सुनवाई होकर इसका फैसला नहीं आ सकता था, कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या कोई भी और सरकार हो, राम मंदिर निर्माण के रास्ते को प्रशस्त नहीं कर सकती थी। धारा 370 को अगर आप निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को किया, उसके लिए भी एक दृढ़ निश्चय और उसके साथ साथ देश की ताकत को भी देखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहां खड़े हैं? 1989 में क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मजबूती के साथ खड़ा था कि वो 370 को निष्क्रिय कर लेता और उस पर पाकिस्तान, अमेरिका, पूरे यूरोपियन देशों का दबाव नहीं पड़ता? जाहिर सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उस समय अनुकूल नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के साथ ही ऐसे बहुत बड़े बदलाव आज अपने देश में आप देख रहे हैं, और ये तब होता है जब आप एक चुनी हुई सरकार जो कि अपने दम पर बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी के साथ आती है, उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सब तमाम बड़े बदलाव, बिग टिकट चेंजेस राजीव गांधी के समय देख सकते थे, जब 412 सीटें राजीव गांधी ने जीती थी, लेकिन उम्मीदों के मुकाबले उस वक्त उस तरह के बड़े तब्दीलियां नहीं देखने को मिली। आप छोटे मोटे आर्थिक बदलाव के तो जरूर देख पा रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमने बहुत कुछ नहीं होता हुआ देखा। ऑपरेशन ब्रास टैक्स की हम सबको सनद होगी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति होगी, लेकिन फिर ये उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर ही था कि वो पाकिस्तान गए और उन्होंने उस मामले को समझाया। करेंगे